वेलकम टू इज दी शेयर लर्निंग। तो आज शिवरात्रि के दिन मार्केट तो बंद है और कल परसों भी वीकली हॉलीडेज है। तो ये टाइम हम लोग यूटिलाइज करेंगे ये सीखने के लिए कि क्रूड ऑयल वो मार्केट को कैसे इम्पेक्ट करता है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट को। हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के जो टू मेजर की फैक्टर्स है वो है डॉलर इंडेक्स, दैट इज DXY, एंड क्रूड ऑयल। अभी डॉलर इंडेक्स के साथ तो हम लोग का एक इन्वर्स कोरिलेशन है, ये सब कोई जानता है। जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चढ़ता है तो मार्केट नीचे की तरफ में आता है, वाइस वर्सा डॉलर जब नीचे की तरफ में आता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ में जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल में मेनली हम लोग देखने जाएंगे तो कभी कभी किसी सर्टेन प्राइस पे क्रूड ऑयल का अपवर्ड मूवमेंट मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, और कभी कभी क्रूड ऑयल का डाउनवर्ड मूवमेंट मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। वाइस वर्सा कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रूड ऑयल ऊपर चढ़े और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाए, और क्रूड ऑयल नीचे जाए तो मार्केट के लिए वापस नेगेटिव हो सकता है। तो क्रूड ऑयल का मूवमेंट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इन्वर्स और कोरिलेशन उस प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है कि क्रूड ऑयल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना है, वो डॉलर से भी ज़्यादा है। तो ये हम लोग का सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियली मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा चार्ट में नोटिस कीजिए। जैसे ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो सेंसेक्स लॉन्च हुआ था 1979 में, तो वहाँ से हम देखेंगे तो 1980 से क्रूड ऑयल एक कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट में था। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड में दिखा रहा हूँ। आप माइक्रो ट्रेंड में जाइएगा तब भी आपको सेम व्यू ही मिलेगा। तो ये आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लॉन्ग टर्म में देख लीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं हम लोग के पास। तो 1980 से क्रूड ऑयल एक कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट में था, जिससे आप देखेंगे सेंसेक्स एक कॉन्टिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट में था। बीच में 92 का क्रैश आया, वो हर्षद मेहता का क्रैश था, तो उसके साथ क्रूड ऑयल या डॉलर का ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं था। तो वापस जब क्रूड ऊपर की तरफ में चढ़ा, ये दो जगह पे सिर्फ डाइवर्जेंस आपको दिखेंगे। नंबर वन डाइवर्जेंस आपको दिखेगा ईयर 2001 में, एंड सेकेंड डाइवर्जेंस आपको दिखेगा 2022-23 में। ये एक टाइम है जहाँ पे डाइवर्जेंस आपको मिलेगा, और दूसरा मिलेगा यहाँ पे। तो ये डाइवर्जेंस क्यों आया था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल गिरा, यहाँ पे क्रूड ऑयल चढ़ा, मार्केट चढ़ा, इसके बाद क्रूड ऑयल चढ़ा, मार्केट गिरा, उसके बाद क्रूड ऑयल गिरा, मार्केट गिरा। ऐसे ही चलता है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल गिर रहा है, मार्केट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मार्केट भी गिर रहा है। तो ये कब क्यों कैसे होता है, कौन सा रेंज में कंफर्ट जोन है, कौन सा रेंज में कॉशन है, कौन सा रेंज में रिसेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। तो प्राइमरीली हम लोग को समझना है क्रूड का काम क्या है, वो कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूड ऑयल क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं ड्रिलर्स, जैसे ONGC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेलान एक्सप्लोरेशन, ये सब कंपनी जो है ऑयल को निकालता है। इन लोग का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, ये लोग ऑयल निकाल के कच्चा ऑयल को बेचते हैं, क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल का दाम जितना ज़्यादा होगा उन लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। क्रूड ऑयल का दाम गिरेगा तो उन लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा। सेकेंड होता है वो कच्चा ऑयल जो आता है, तो वो दो पार्टी को जाता है। एक जाता है रिफाइनरीज, दूसरा जाता है एज ए रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। तो रिफाइनरीज क्या करते हैं, वो कच्चा ऑयल को मतलब क्रूड ऑयल को खरीदते हैं और उसको प्यूरिफाई रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो फ्यूल कन्वर्शन होता है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया रिफाइनरीज कंपनी के लिए रॉ मटेरियल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो रिफाइनरीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, और क्रूड ऑयल प्राइस घटेगा तो रिफाइनरीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो ये इम्पैक्ट आता है रिफाइनरीज को, मतलब एक्सप्लोरर के ठीक उल्टा। सेम अदर इंडस्ट्रीज जो क्रूड ऑयल को एज ए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उनका भी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ता घटता है क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ने घटने पर। तो उसके ऊपर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो फ्यूल जो बना, जब फ्यूल प्राइस बढ़ता है
तो फास्ट इफेक्ट क्या आता है? फास्ट इफेक्ट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग बढ़ जाता है, चाहे वो आपका पर्सनल स्कूटर हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे किसी इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग बढ़ता है जब वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को। मतलब कोई मटेरियल बन के समझिए आपका गुजरात से बंगाल में आ रहा है, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इनिशियल जो है उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ के जब बंगाल में आएगा, तब उसका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पैक्ट आता है क्रूड ऑयल के बढ़ने और गिरने पर प्रोडक्शन कॉस्टिंग के ऊपर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ता है तो हर आइटम, चाहे वो क्रूड ऑयल ओरिएंटेड हो, जैसे समझ लीजिए साग सब्जी जो है उसके साथ तो क्रूड ऑयल का जनरली कोई रिलेशन नहीं है, तो वो अगर किसी खेत में बन के आपके मार्केट तक आना है तो पहले लाने में समझ लीजिए 1,000 रुपये टन का भाड़ा लग रहा था। अभी जब 60 रुपये लीटर से पेट्रोल बढ़ के हो गया है 100 रुपये लीटर, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग भी 60% बढ़ गया होगा। तो 1,000 रुपये का 1,600 रुपये रख रहा है, तो वो रिटेलर्स लोग आप ही के ऊपर चढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है, चीज़ों का दाम बढ़ता है जो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जो है, तो प्राइस इंडेक्स को बढ़ाता है। तो जब इन्फ्लेशन हायर साइड में चला जाता है तो काफ़ी चीज़ों का दाम बढ़ गया है, तो उसका कंट्रोल करने के लिए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ता है। सेम उल्टा होता है, जब फ्यूल प्राइस घटता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग घटता है, इन्फ्लेशन घटता है, इंटरेस्ट रेट भी घटाया जाता है। तो ये सब को रिलेटेड है अल्टीमेटली क्रूड प्राइस से। अभी इंडस्ट्रियल साइड में देखेंगे तो पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता चढ़ता है या गिरता है क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर, उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग के बढ़ने और गिरने के साथ उनका टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करता है। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो दो चीज़ घट सकता है। एक, कंपनी अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके मार्केट का सेल्स इंटैक्ट रख सकता है, मतलब प्राइस सेम रखा, कॉस्टिंग बढ़ गया तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है, तो वो सब कंपनी का नेट प्रॉफिट घट जाता है या तो वो लोग लॉस में चले जाते हैं। और अगर उनको प्रॉफिट मेंटेन रखना है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज जिनका ब्रांड मोट इतना ज़्यादा है कि वो प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर उन लोग का सेल्स ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। जैसे समझ लीजिए पेंट कंपनी, उन लोग का रॉ मटेरियल है एक क्रूड ऑयल, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग का इफेक्ट है। अभी उन लोगों का कॉस्टिंग बढ़ता है, लेकिन एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स पर्टिकुलरली, ये दो कंपनी मार्केट में मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर है, तो इन लोग का ब्रांड मोड इतना ज़्यादा है कि वो लोग अपने हिसाब से दाम को बढ़ा घटा सकते हैं, उसके उन लोगों के सेल्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा पड़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो वो लोग अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन काफ़ी सारा केमिकल कंपनीज हैं जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर क्रूड ऑयल प्राइस का काफ़ी भारी भरकम इम्प्रेशन पड़ता है कि वो लोग 100 करोड़ प्रॉफिट से -100 करोड़ तक भी जा सकते हैं, ऐसा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर डिपेंड है। अगर कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को सेक्रीफाइस करके सेल्स प्राइस को सेम रखता है तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंटैक्ट रहता है। और अगर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस ना किए वो लोग प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, मतलब आपको अब वो चीज़ खरीदने का चाह घट जाता है। समझ लीजिए कोई आइटम आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से, अचानक से उसका प्राइस बढ़ के हो जा रहा है 120। क्यों हो रहा है? नंबर वन, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, प्लस वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, इसके वजह से उसका दाम बढ़ जा रहा है, जो इन्फ्लेशन हो जा रहा है। तो और सेक्टर्स में इन्फ्लेशन के वजह से भी आपका स्पेंडिंग पावर घट रहा है। तो ये कोरिलेटेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपको ओपीएम को इफेक्ट करेगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होगा। इन्फ्लेशन आपका समझ लीजिए 20,000 रुपये सैलरी है, तो नॉर्मल इन्फ्लेशन में आपका 15,000 खर्चा होता है, लेकिन सडनली इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, आपका खर्चा बढ़ के 15 से 17,000 हो जाता है, तो आपका स्पेंडिंग पावर घट जाएगा। तो क्रूड ऑयल आपके खरीदने का डिसीजन को भी इम्पेक्ट करता है। तो ये ओवरऑल ऐसे क्रूड ऑयल प्राइस मार्केट को इम्पेक्ट करता है, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए निगेटिव। तो इंडिया एक बहुत निर्भर है क्रूड ऑयल इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि इंडिया का टोटल इंपोर्ट बिल का अप्रोक्सीमेटली 1/3 क्रूड ऑयल के पीछे चला जाता है।
तो इसलिए क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो कैसे इम्पैक्ट करता है, समझ लीजिए 10% क्रूड ऑयल प्राइस का राइज हुआ तो वो जीडीपी को 0.2% घटा देता है, इन्फ्लेशन को 0.4% बढ़ा देता है, और करेंट अकाउंट डेफिसिट को 0.3% बढ़ा देता है। तो ये डेफिसिट माइनस में जाना खराब है। तो ये गवर्नमेंट को भी जब ये करेंट अकाउंट डेफिसिट का बात है तो ये अभी समझ लीजिए क्रूड ऑयल गवर्नमेंट को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। फर्स्ट, करेंट अकाउंट डेफिसिट मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका डॉलर खर्च हो रहे हैं, दाम बढ़ा हुआ है, सेम क्वांटिटी में ही आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इससे सेकेंड प्रॉब्लम होता है फिजिकल डेफिसिट। समझिए गवर्नमेंट एक बजट बना के रखा है कि मेरा ओवरऑल बजट ये है, लेकिन जब प्राइस बढ़ जाता है क्रूड ऑयल का, आपका डिमांड सेम रहता है, तो तब जाके क्या होता है, ज़्यादा पैसे से खरीदने से आपका पैसे का कमी हो जाता है। जैसा मैंने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो हम लोग के ऊपर आता है, वैसे ही गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल डेफिसिट का इम्पैक्ट आ जाता है, जीडीपी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया जीडीपी -0.2% हो जाता है पर 10% राइज ऑफ क्रूड के लिए। ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, मतलब आप जितना ज़्यादा पैसे का इंपोर्ट करोगे उससे कम अगर आपका एक्सपोर्ट हुआ तो ये ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट डायरेक्टली आपको करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जैसे हम लोग आईटी का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, लास्ट 2 साल हम लोग आईटी का एक्सपोर्ट ऑयल इंपोर्ट को क्रॉस कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंसिंग हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जितना मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कम अगर एक्सपोर्ट करूँ तो मेरे घर से डॉलर निकल रहा है, मतलब मेरा करेंसी डिप्रिशिएट करेगा, वो इकोनॉमिकल ये एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। प्लस आपका फॉरेक्स रिजर्व, जब डॉलर आप निकाल रहे हो घर से, एक किसी भी देश का सेंट्रल बैंक क्या करता है, तो जैसे हम लोग बचा पैसा घर में पिगी बैंक में रखते हैं या बैंक में एफडी करके रखते हैं, तो किसी भी सेंट्रल बैंक का, जैसे हम लोग का आरबीआई है, उसका एक फॉरेक्स रिजर्व रहता है, तो फॉरेन करेंसी वो लोग रिजर्व करते हैं। हालांकि रिसेंटली आरबीआई डॉलर रिजर्व करने से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो उन लोग का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घट जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा मेरा निकल जा रहा है। लेकिन जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तब एक्सपोर्ट बिल ज़्यादा हो जाता है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो जाता है, तो जाके हम लोग का उतना डॉलर खर्चना नहीं पड़ता है। तो ये ऐसे ओवरऑल क्रूड ऑयल प्राइस इम्पेक्ट करता है। तो क्रूड ऑयल प्राइस का दाम जितना नीचे रहेगा उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट एंड करेंसी के लिए, और जितना ऊपर जाएगा उतना नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन नीचे तो कितना नीचे, देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा होने से भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा होने से, और कोई चीज़ बहुत कम होने से भी दिक्कत है। तो इसलिए क्रूड ऑयल का अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा ये लास्ट 20 ईयर्स में, तो इसका एक रेंज है 50 से 88, ये एक टॉलरेंस जोन है। मतलब ज़्यादा अगर क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड घट गया है, तो वो इनडायरेक्टली रिसेशन को दर्शाता है। तो मतलब मेरा प्राइस घटना चाहिए ठीक है, लेकिन एकदम ज़्यादा, समझ लीजिए 100 रुपए का आइटम अगर 2 रुपए में बिक रहा है मतलब उसका डिमांड नहीं है, या तो वो खराब आइटम है। तो क्रूड में तो खराब अच्छा का बात नहीं है, तो यहाँ पे मतलब डिमांड इतना कम हो गया। तो डिमांड क्यों कम हुआ, इंडस्ट्रियल डिमांड्स कम है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से डिमांड कम है। तो डिमांड कम है मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए कम डिमांड है। तो वो ग्रेजुअली आपका डाउनवर्ड जीडी को भी दर्शाता है। तो अपसाइड में जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है उसके लिए डिमांड पॉज हो जाता है या गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। डाउन साइड में भी एक सर्टेन लेवल के बाद जब क्रूड ऑयल आ जाए तो वो एक खराब इंडिकेशन है कि इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन, जीडीपी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ये देखिए क्रूड ऑयल 2020 में अचानक जब कोरोना आया और ग्लोबल लॉकडाउन हो गया, मतलब क्या हुआ था, किसी भी तरह का फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद। प्रोडक्शन बंद मतलब क्रूड का डिमांड बंद। ऑन दैट व्यू क्रूड ऑयल प्राइस धड़ाक से एकदम आप देख लेंगे 50 के नीचे आके 20 बाई क्लोजिंग ये है $26 तक आ गया था। तो ये ज़्यादा गिरना भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्यों आया था, क्योंकि प्रोडक्शन बंद है।
तो ये कोरोना के लिए इंसिडेंट था, अलग बात है, लेकिन दूसरे टाइम में भी तो होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में भी, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्रूड ऑयल गिरा, लेकिन मार्केट भी गिरा। क्यों गिरा? मार्केट को समझ में है कि 50 के नीचे क्रूड अगर चल रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं है, आगे चल के हम लोग का क्वार्टरली रिजल्ट, जीडीपी ग्रोथ, ये सब अच्छा नहीं आने वाला है, तो मार्केट उसको डिस्काउंट करना चालू कर दिया। तो वापस जब क्रूड ऊपर की तरफ चढ़ा, तब जाके मार्केट भी रिकवरी किया। तो मतलब हम लोग का कंफर्ट जोन तो फिर कहाँ पे है? कंफर्ट जोन है 50 to 88। अगर आप क्रूड ऑयल 50 या उसके नीचे से 88 तक ऊपर चल रहा है, तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 88 के ऊपर चला जाता है, तब मार्केट के लिए वो खराब है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 88 के ऊपर चला गया था आफ्टर 2021 अक्टूबर। तो जब ये चला, मार्केट तुरंत एक टॉप आउट कर लिया था। क्यों टॉप आउट किया था? टॉप आउट करने का वजह यही था, मार्केट को लग रहा था अभी भाई प्राइस क्रूड ऑयल का इतना बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन मैटर हो जाएगा, गवर्नमेंट रेट हाइक करेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग घट जाएगा। तो ये सब जो कोरिलेशंस मैंने बताया, सब मार्केट स्पेकुलेट करके मार्केट क्या कर रहा है, उधर खड़ा हो गया। फिर मई 2022 तक क्रूड ऑयल ऊपर गया। अभी देखिए क्रूड ऑयल ऊपर से नीचे आ रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो अभी ये वापस कंफर्ट जोन में घुस गया है। तो 83 कंफर्ट जोन में होने के बावजूद वेरी नियर द रूफ कंफर्ट का जो है, तो यहाँ से हल्का सा भी ऊपर में जाएगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करना चालू कर देगा 88 से। लेकिन क्रूड ऑयल अगर यहाँ से लगातार गिरता गया, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगा मार्केट के ऊपर कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा, तो मार्केट में फिर से चहल पहल होगा। यही बात है। और अगर 50 के नीचे चला जाता है, तब जाके मार्केट सोचेगा कि नहीं, इंडस्ट्रियल डिमांड ठप हो गया है, प्रोडक्शन घट गया है, मार्जिन कोई भी हो, पहले 100 माल बिकता था, अभी 20 माल बिक रहा है, तभी ना प्रोडक्शन का डिमांड घट गया है, तो क्रूड ऑयल का डिमांड घट गया, तो उसका प्राइस भी घट गया। तो क्रूड ऑयल का प्राइस दो ही तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इज सप्लाई डिमांड, सेकेंड इज डॉलर के साथ, क्रूड का डॉलर के साथ जो है इन्वर्स को रिलेशन है। मतलब डॉलर गिरता है तो क्रूड ऑयल बढ़ता है। जैसे आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स इधर 1985 से करीब करीब 94 तक कॉन्टिन्यूस डाउनवर्ड मूव में था, और यहाँ पे आप क्रूड ऑयल भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1985 से पहले अपवर्ड मूव, थोड़ा डाउन, तो उसके इंडिविजुअल फंडामेंटल्स भी है, वो सब था। तो यहाँ पे भी आप देखिए क्रूड ऑयल जैसे 2008 के बाद से लगातार 2020 तक नीचे गिरता गया, तो वैसे ही डॉलर इंडेक्स 2008 के बाद से मोटा मोटी यहाँ से लगातार 2021 तक ऊपर चढ़ता गया। तो ये इन्वर्स कोरिलेशन काम करता है। तो डॉलर जब गिरता है क्रूड बढ़ता है। सिर्फ दो ही टाइम एक्सेप्शन हुआ, एक इधर हुआ था। क्यों हुआ था? तब डॉलर चढ़ रहा था, उसके हिसाब से क्रूड को गिरना चाहिए, लेकिन क्रूड ऊपर चढ़ गया। तो यहाँ पे ऑपरेशन डिजर्ट फॉक्स एग्जीक्यूट किया गया था यूएस के द्वारा इराक के ऊपर। तो इराक एक ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है, तो वहाँ पे उसके वजह से सडनली क्रूड ऑयल प्राइस में एक बुलिशनेस आ गया। और यहाँ पे भी जो चीज़ हुआ था, वो हुआ था आपका रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से। तो ये एक सर्टेन सिचुएशन है। तो अभी मार्केट इस कोरिलेशन में वापस आएगा। तो फिलहाल मार्केट एडजस्ट कर रहा है कि क्रूड भी डाउन जा रहा है, डॉलर भी डाउन जा रहा है, तो इसलिए मार्केट चढ़ा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से पॉजिटिविटी हम लोग को मिल रहा है। लेकिन आगे चल के एक टाइम आएगा क्रूड ऊपर चढ़ेगा और डॉलर नीचे आएगा, या उल्टा भी हो सकता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग को करना है कि अगर ये क्रूड डॉलर और मार्केट का कोरिलेशन हम लोग समझ लिए, तो ये है गोल्डन ट्रायंगल। नहीं समझे तो ये हो गया ला बर्मुडा ट्रायंगल। तो इसी चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए